नमस्कार साथियों, RS360 प्लेटफॉर्म में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। 2 दिन पहले जो मैंने आपको नोटिफिकेशन संबंधी अपडेट दी थी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उसमें काफ़ी साथियों ने कमेंट करके पूछा, कुछ लोगों ने पर्सनल कॉल भी किए, कई साथियों ने व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी किया कि ये ईओ एंड आरओ का सिलेबस क्या रह सकता है और हम तैयारी करें तो कहाँ से शुरुआत करें। तो मेरा इस लेक्चर को बनाने का पर्पस इतना है कि आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक बात बता पाऊँ कि सिलेबस क्या हो सकता है और हमें अब किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो साथियों, जो लोग मुझसे परिचित हैं वो तो जानते होंगे, लेकिन जो साथी पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, छोटा सा परिचय। नाम नवीन शर्मा। लगभग 3 साल से मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था। तमाम लेक्चर्स मैंने लिए आरएएस के लिए और आरपीएससी के तमाम भर्तियों के लिए, लेकिन लास्ट वीक डिसाइड किया कि अब खुद के प्लेटफॉर्म पे ही काम करूंगा। तो साथियों, मैं केंद्र सरकार में आज की तारीख में कार्यरत हूं और मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 7 साल का रहा है, इंक्लूडिंग यूपीएससी एज वेल। यूपीएससी की में भी मैंने काम किया है दिल्ली के अंदर तमाम इंस्टीट्यूट्स में, और आरपीएससी के प्लेटफॉर्म पे तो मैं काम कर ही रहा हूँ। 2 बार 16 और 17 में यूपीएससी का मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। तो मेरा पूरा प्रयास, जो अनुभव मुझे मिला यूपीएससी इंटरव्यू देके या यूपीएससी का मेंस एग्जाम देके, जो कुछ कमियां रही, जो पॉजिटिव पॉइंट रहे, उसको आपको साझा करूंगा इस मंच के माध्यम से, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट यहां से मिल सके। गेट में मेरा 6 रंग आया था। तो साथियों, मेरा जो काम है वो अब मैं ऐप के माध्यम से भी ले आया हूं, RS360 ऐप। गूगल के प्ले स्टोर से जब आप RS360 ऐप डाउनलोड करेंगे तो जो आगामी 27 जून से मैं ईओ आरओ प्लस RS प्रीलिम्स एंड RS मेंस, इसका एक डेडिकेटेड बैच यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें सारे पीडीएफ, लेक्चर्स, वीडियो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड होंगे। ऑफलाइन भी मैं क्लासेस जयपुर में बीच बीच में आके कवर करूंगा ऑनलाइन के साथ साथ। तो 27 जून से ईओआरओ का बैच स्टार्ट करेंगे और RS प्रीलिम्स एंड मेंस तो मेन रहेगा ही। तो साथियों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दिशा में जो मैंने काम किया था RS मेंस के समय, वो किताब पीडीएफ फॉर्मेट में मैंने अपलोड कर रखी है RS360 ऐप पे। आप जाके वहां से उसका अवलोकन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तमाम लेक्चर्स अनअकैडमी पे लिए। 29 अप्रैल को मेरा लास्ट लेक्चर आया था रिगार्डिंग ईओ एंड आरओ नोटिफिकेशन, और 2 दिन पहले मैंने आपको मेरे मंच के माध्यम से भी बताया कि एग्जाम की जो होने की नोटिफिकेशन आने की संभावना है बहुत स्ट्रांग है जून के मंथ में, और एट मैक्स कितना भी डिले हुआ जुलाई के स्टार्टिंग तक ईओ एंड आरओ का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल ये बन रहा है, जो काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या रहेगा सिलेबस, तैयारी की शुरुआत कहां से करें, किन बातों को ध्यान में रखें। तो जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर, 2015 और 16 में जब डीएलबी ने एग्जाम करवाया था, भर्ती करवाई थी, उस टाइम पे कुछ इस प्रकार का ये विज्ञप्ति या इस प्रकार का नोटिस इशू किया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि 15-16 की भर्ती में 2 घंटे का एग्जाम हुआ था ईओआरओ का। 120 क्वेश्चन, मतलब 120 मिनट में 120 सवाल आए थे। आपको हल करने के लिए पर क्वेश्चन 1 मिनट का समय दिया गया था। उस टाइम पे जो एग्जाम 15-16 में हुआ था वो कंप्लीटली ऑनलाइन एग्जाम था। इस बार आरपीसी के पास कमान सौंपी गई है, तो एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा, जैसा कि आरपीसी एग्जाम लेता है हार्ड कॉपी में। तो साथियों, जो उस टाइम पे जो ये डिटेल अपलोड की थी डीएलबी ने, तो पूरे सिलेबस को या पूरे पेपर को इसने 2 हिस्सों में बांटा था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए जिसका वेटेज 90% है, पार्ट बी जिसका वेटेज 10% है। तो अब हम थोड़ा सा इस 15-16 के डीएलबी के सिलेबस को देखते हैं और उससे अंदाजा लगाने की पूरी कोशिश करेंगे कि सिलेबस क्या हो सकता है। तो जो मैं आपके सामने अब स्लाइड्स में दिखाऊंगा, ये 2015-2016 का जो एग्जाम डीएलबी ने करवाया था ईओ का,
उसका सिलेबस आपकी स्क्रीन पे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पूरा पेपर दो हिस्सों में बटा हुआ है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में शुरुआत करते हैं पहले पोर्शन से। तो यहां पे हिंदी ग्रामर को आप अपनी इस स्लाइड में देख सकते हैं। ऑलमोस्ट आरएस प्री की लाइन, आरएस मेंस की लाइन पे, आरएस मेंस की लाइंस पे पूरा का पूरा ये हिंदी ग्रामर का सिलेबस दिखेगा। पेपर 4 आरएस मेंस का। संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक आर्थक शब्द, शब्द युग्म, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धिकरण। उसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं जो आरएस मुख्य परीक्षा पेपर 4 में नहीं है पर यहां पे दी गई थी, लाइक वाच्य, कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, उसके रूप, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, अंग्रेजी के तकनीकी शब्द, उसके समतुल्य समानार्थक हिंदी शब्द, टेक्निकल वर्ड्स, और सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी में रूपांतरण, और हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन, जो कि आरएस मेंस में भी आता है आपका पेपर 4 में। आरएस मेंस पेपर 4 में आप देखेंगे तो कुछ हद तक ऐसा ही सिलेबस आपको देखने को मिलेगा जो इस स्लाइड में हम देख पा रहे हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आरएस मेंस के पेपर 4 में नहीं है, खास तौर पर वाच्य, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक एवं पूर्वकालिक क्रियाएं। तो ये कुछ एडिशनल चीजें हमें करनी पड़ सकती हैं इस बार वाले जो ईओ एग्जाम लेगा उसके सिलेबस में। कार्यालय पत्र, अर्थशास्त्रीय पत्र, ये तो आना ही है, इसमें कोई चीज नहीं होगा। तो हिंदी ग्रामर का पोर्शन जो 15-16 के इस विज्ञप्ति में आया था वो आपके सामने। आरएस मेंस का पेपर 4 वो भी आप सिलेबस जानते हैं। तो काफी हद तक हम ऐसा कह सकते हैं कि जो साथी हमारे आरएस की तैयारी कर रहे हैं पेपर 4 मेंस की, उनको काफी फायदा मिलेगा इस हिंदी ग्रामर के पोर्शन में। तो पहला हमारा हिंदी ग्रामर, उसके आगे दूसरा हिस्सा पार्ट ए सिलेबस का इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस, पैसिव एंड एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस फ्रॉम असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड वाइस वर्सा, आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स, जो आपका आरएस मेंस में सवाल उसके आते हैं, हर बार आते हैं, प्रीपोजिशन, उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ग्लॉसरी ऑफ ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स जो हमारी शब्दावली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इस्तेमाल होती है, वो हमारे हिंदी के पोर्शन में भी है, वो हमारे इंग्लिश के पोर्शन में भी है। वहां पे फर्क ये है आपका कि आपको हिंदी का वर्ड देके उसका इंग्लिश का मतलब पूछा जाएगा, और यहाँ पे इंग्लिश का शब्द देके हिंदी का मतलब पूछा जाएगा। सिनोनिम, एंटीनोमिन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, नए वर्ड को फॉर्म करना यूजिंग प्रीफेसेस एंड सफिक्स, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ए गिवन पैसेज। तो कॉम्प्रिहेंशन भी आपके सिलेबस का हिस्सा रह सकता है। ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल, सर्कुलर, नोटिसेस एंड टेंडर, निविदा। आरएस मेंस में हिंदी में हम निविदा पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें टेंडर दिया हुआ था इंग्लिश के पोर्शन में। तो साथियों, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि काफी हद तक बहुत डिटेल में इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन को भी कवर किया गया था 15-16 के ईओ के सिलेबस में। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी भर्ती जो डिपार्टमेंट आरपीएससी को अभ्यर्थना देता है, तो आरपीएससी खुद से सिलेबस नहीं, उससे सिलेबस मंगवाता है। चेंज उसमें हो सकते हैं, ये सारे सिलेबस में चेंजेस पॉसिबल है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, ये मत मान के चलना कि एग्जैक्टली सिलेबस यही रहेगा, लेकिन चूंकि एक बार एग्जाम हो चुका है, सिलेबस का आधार ये रहा है, तो कुछ चेंजेस तो हो सकते हैं, पर बहुत हद तक बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेगा। साथियों, उस समय मैथमेटिक्स, गणित का पेपर भी हुआ था, जो हमारे आरएस के प्री में भी जो 20 सवाल मैथ्स एंड रीजनिंग के आते हैं, उसी तरह यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशंस, कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, मीन, मोड, मीडियन,
हालांकि आरएस की प्री में मीन मोड मीडियन नहीं है, पर इस तरह के जो 10th क्लास के राजस्थान बोर्ड हो चाहे एनसीईआरटी की किताब हो, यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं, यहाँ पे कवर करना पड़ सकता है आपको। और एक स्पेशल पॉइंट यहाँ पे टिप्पणी के रूप में लिखा था कि गणित एवं कंप्यूटर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको छोड़ के जो सेकेंडरी स्तर के होंगे, सेकेंडरी स्तर के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तो रहेंगे, लेकिन जो प्रश्न पत्र है उसका लेवल सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, मतलब कि आपको 12th तक के हिसाब से, ठीक है। जो स्कूल की एजुकेशन की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्तर के स्तर पे आपको तैयार रहना पड़ेगा अगर मैथ्स और कंप्यूटर की बात की जाए तो। जैसे गणित के पोर्शन में अधिकतर चीजें आपकी 10th क्लास के एनसीईआरटी में कवर्ड है, या राजस्थान बोर्ड की आरबीसी की बुक आप रेफर करेंगे उसमें भी ये सारी बातें लिखी हुई हैं, कोई बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है। उसी तरह कंप्यूटर की बात करें तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हालांकि कंप्यूटर के सवाल आरएस प्री में भी आते हैं लेकिन वो टेक्नोलॉजी बेस्ड आते हैं, थोड़ा सा करंट अफेयर रिलेटेड रहते हैं, लेकिन यहां पे जो पूछेगा वो बिल्कुल एकदम जो मूलभूत सिद्धांत है कंप्यूटर के उससे संबंधित बातें। फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, रैम एंड रोम मेमोरी क्या होती है, पोर्ट क्या है, विंडो एक्सप्लोरर क्या है, मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर क्या है, फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग सीडी एंड डीवीडी, वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन जब अपन बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, जैसे मैंने पीपीटी में लेक्चर बनाया है, एमएस वर्ड में आप काम करते हैं तो तमाम टूल्स उसके बारे में जानकारी, मेन्यू बार, मैनेजिंग डॉक्यूमेंट्स, उसके अलावा स्लाइड डिजाइन, एनिमेशन, पेज लेआउट। तो जब आप 10th क्लास की एनसीईआरटी की किताब देखेंगे, मेरा अगला लेक्चर ये भी रहेगा, मुझे पता है काफी लोगों ने ये भी डिमांड करी कि कौन सी किताब फॉलो करें, हालांकि एक बार ऑफिशियल सिलेबस आ जाने दीजिए, लेकिन स्टिल हम एक बेस मान के कुछ चीजों को तो स्टार्ट कर सकते हैं जो चीजें सिलेबस में रहेंगी, चाहे भले ही कुछ चेंज हो या ना हो। तो हम काम करेंगे, अगले लेक्चर में मैं आपको सेशन लेकर आऊंगा जहां मैं बात करूंगा कि कौन कौन सी किताबें हमको यहाँ फॉलो करनी चाहिए एक बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। स्प्रेडशीट, एक्सेल, मेनू बार, बेसिक फॉर्मूला एंड इनबिल्ट फंक्शंस, सेल टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, नेविगेटिंग, चार्ट्स, पाई चार्ट, बार चार्ट, उससे संबंधित टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल कमांड्स, प्रिंटिंग, स्प्रेडशीट फॉर अकाउंटिंग, फिर इंटरनेट की बेसिक नॉलेज, वेब ब्राउजिंग क्या होता है, ठीक है, सर्चिंग, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, कौन कौन सी की यूज करोगे आप कीबोर्ड पे, ईमेल अकाउंट को मैनेज करने वाली शब्दावली, और ई बैंकिंग। अगेन यहां पे मेंशन है कि जो प्रश्न पत्र का स्तर रहेगा वो सीनियर सेकेंडरी स्तर का रहेगा। तो हमको राजस्थान बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, उसकी एनसीईआरटी और आरबीसी बुक्स को यहाँ पे बेस मान के चलना चाहिए। तो ये तो साथियों जो हमने बात करी, मैथ्स की बात करी हमने, कंप्यूटर की बात करी, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर की बात करी, उसके अलावा जो हमारे कन्वेंशनल पोर्शन आरएस के प्री में भी रहते हैं, ऑलमोस्ट काफी हद तक वैसा ही सिलेबस 15-16 के ईओ के सिलेबस का था। शुरुआत करता हूं आपसे मैं राजस्थान हिस्ट्री का सिलेबस। तो राजस्थान हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर ऑफ राजस्थान, लैंडमार्क मूवमेंट्स, लैंडमार्क इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, राजस्थान के राजवंश, रजवाड़े, डायनेस्टी, उनकी प्रशासनिक जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस प्रकार का था, रेवेन्यू सिस्टम किस प्रकार का था, कौन कौन से टैक्सेस वसूले जाते थे, सोशियो कल्चरल इश्यूज, सामाजिक मुद्दे उस समय के प्रिवेलेंट, वो यहां पे आपको जो हम नॉर्मली आरएस प्री में पढ़ते हैं, बल्कि मैं कहूंगा आरपीएससी के जो भी एग्जाम जीके आती है और राजस्थान का पोर्शन आता है, आपको ये चीजें मिलेंगी। फ्रीडम मूवमेंट, प्रजामंडल मूवमेंट, पॉलिटिक अवेकनिंग मूवमेंट, इंटीग्रेशन, राजस्थान का एकीकरण, इंटीग्रेशन मूवमेंट, उसके अलावा सैलिएंट फीचर्स ऑफ आर्किटेक्चर, राजस्थान के तमाम फोर्ट, राजस्थान तो रजवाड़ों की नगरी है, राजस्थान तो फोर्ट का एक सुनहरा राज्य है। इस दृष्टिकोण से देखिए आप, तो हर एग्जाम में आरपीएससी के फोर्ट एंड मोनूमेंट्स कहां कहां पे लोकेटेड है, उनका आर्किटेक्चर में किन बातों को ध्यान रखा गया है, किसने कौन सा फोर्ट बनवाया, जो आरएस प्री में हम पढ़ते हैं, आर्ट, पेंटिंग, हैंडीक्राफ्ट की बातें, राजस्थान का लिटरेचर, लोकल डायलेक्ट्स, ठीक है, उसके अलावा फोक डांस, फोक म्यूजिक, ये बेसिक चीजें जो हम राजस्थान के कल्चर के बारे में देखते हैं इन आरएस प्री।
RS की प्री में ये सब हम चीजें बहुत ढंग से देखते हैं, वही ऑलमोस्ट वैसा ही सिलेबस आप यहाँ पे एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। लोक देवता राजस्थान के, रिलीजियस मूवमेंट, टूरिस्ट प्लेसेस, लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ राजस्थान। तो साथियों इसमें कुछ चेंज हो सकता है। RS की प्री में 18 और 21 में कुछ बदलाव किया गया ना, 21 वाले सिलेबस में 18 के वनस्पत, तो वैसा यहां पर भी कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ चीजें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन मोर और लेस राजस्थान हिस्ट्री का पेपर इसी लाइन पे रहेगा। फिर इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, मॉडर्न एरा। तो एंशियंट मिडिवल जो हिस्ट्री है उसमें आपको क्या लैंडमार्क इवेंट्स हुए, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है आजकल RPSC की किसी भी एग्जाम में, चाहे वो इंडियन पार्ट हो चाहे राजस्थान का पार्ट हो। फिर उसी तरह से जो रजवाड़े, राजवंश, इंडियन इतिहास में चोल वंश आप देखो, मुगल एरा आप देखो, गुप्त काल देखो, मौर्य काल देखो आप, ठीक है। तो सारी बातें आपको यहाँ देखनी पड़ेंगी जो नॉर्मली हम RS प्री में देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और उस समय के प्रोमिनेंट मूवमेंट क्या क्या चले। तो जब एक बार सिलेबस आ जाएगा, हालांकि मैं अगले सेशन में जब लोड करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि वो मेन बुक्स NCERT की फंडामेंटल स्टैंडर्ड बुक्स, राजस्थान बोर्ड की RBSC की फंडामेंटल स्टैंडर्ड बुक्स कहाँ पे चीजें दी हुई हैं बताने का मेरा प्रयास अगले सेशन में रहेगा। फिर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में यहाँ पर आप 18th सेंचुरी के मिडिल से आज की तारीख में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। 18th सेंचुरी के मिडिल का मतलब है 1757 बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर से लेकर के आजादी 1947 तक किस प्रकार के मूवमेंट हुए, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व थी, उन्होंने कौन कौन से काम किए, उनके एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से थे। राजस्थान के फ्रीडम स्ट्रगल में किन चरण, जैसे राजस्थान का फ्रीडम स्ट्रगल जिन चरणों में निकला, उसी प्रकार भारत का फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल डिफरेंट फेजेस स्टेजेस में पास हुआ है और समय समय पे बहुत फ्रीडम फाइटर्स ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है, उसको हम डिटेल में विश्लेषण से देखना चाहिए। अगेन NCERT क्लास 10th एंड क्लास 12th यहाँ पे पूरी हेल्प करती है आपको। सोशल और रिलीजियस मूवमेंट, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब, इन्होंने जो अपने 19th सेंचुरी में जो काम किए विडो रिमैरिज के लिए, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड के लिए जो उन्होंने काम किए, वो सब आपको देखना है जो RS प्री में हम देखते हैं नॉर्मली। और जैसा कि RS प्री में एक सिलेबस रहता है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ भारत का, स्टेट्स का, जब भारत आजाद हुआ उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी हमको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। तो ये है इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन। तो उसके बाद साथियों आते हैं हम जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। वर्ल्ड जियो की बात करें तो वर्ल्ड जियो में ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, माउंटेन्स, प्लेटू। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऐसा मुद्दा है जो UPSC में तो अलग से बहुत घुस घुस के आजकल सवाल पूछे आ रहे हैं, डिटेल में पूछे आ रहे हैं, लेकिन RS के प्री में भी विगत के सालों में इन्वायरमेंट का वेटेज बढ़ा है। तो वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी जो इन्वायरमेंट का एरिया है, इन्वायरमेंटल इश्यूज, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्लाइमेट चेंज, सारी बातें आपको वर्ल्ड जियो में कवर करनी है। RS प्री में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। इंटरनेशनल वाटरवेज, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे। मैं YouTube पे भी बहुत से लेक्चर्स लूंगा आप लोगों के लिए, और जो मेरा ऐप RS 360 ऐप है यहाँ पे तो मैं काम करूंगा ही। पूरे EORO का राजस्थान में एकमात्र बैच स्टार्टिंग पहला चलाएंगे और समय पे कंप्लीट करेंगे पूरा सिलेबस। वर्ल्ड जियोग्राफी के बाद इंडियन जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी में अगेन रिवर्स, माउंटेन, प्लेटू, फिजिकल फीचर्स, कैसे आप भारत को बांटोगे, फिजियोग्राफिक डिवीजन। फिर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इंडियन जियो का पार्ट ही है। रबी की क्रॉप, खरीफ क्रॉप कौन से मौसम में होती है, किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आयरन, मैंगनीज, कोल, ऑयल, एटॉमिक मिनरल, ये कौन कौन से राजस्थान में हो। भारत की बात करो, भारत में कहाँ कहाँ पे आपके आयरन मिलेगा, मैंगनीज मिलेगा और कौन से जिले में मिलेगा।
ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो की विस्तृत चर्चा होनी चाहिए यहाँ पे। फिर मेजर इंडस्ट्रीज, उनका डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ भारत में, कौन कौन सी इंडस्ट्री लाइक स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कहां कहां पे लोकेटेड है, ऑयल रिफाइनरीज, ट्रांसपोर्टेशन की बात करोगे तो मेजर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स भारत में कौन कौन से हैं। तो जो हमें ये सब चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं साथियों, पूरी चीज एनसीईआरटी में मेंशन है, हमको देखेंगे अगले सेशन में कि कहां से हमको कौन सी चीज कवर करनी है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात भी की गई है। फिर राजस्थान की जियो की बात करें तो राजस्थान की जियो में सेम थिंग, राजस्थान के माउंटेन, राजस्थान के प्लेटू, रिवर्स, राजस्थान का भौगोलिक जो आप डिवीजन या फिजियोग्राफिक डिवीजन करोगे उसके बारे में बातें। फिर राजस्थान के नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट कैसा है। फिर आप यहाँ पे हम बात करेंगे कॉपन क्लासिफिकेशन की, नेचुरल वेजिटेशन, राजस्थान में जंगल कितना परसेंटेज है, कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है, किस प्रकार की बायोडाइवर्सिटी है, इरिगेशन प्रोजेक्ट, सिंचाई की योजनाएं कहां कहां पे, कौन से जिले में, कौन से रिवर पे कौन से डैम बन रहे हैं, ये कवर करना पड़ेगा। ये हम नॉर्मली आरएस प्री में भी करते हैं। तो कंक्लूड ये साफ साफ कर सकते हैं कि जैसा आरएस प्री का सिलेबस था ना, कन्वेंशनल टॉपिक है, हिंदी इंग्लिश ग्रामर को छोड़ के या मैथ्स का पोर्शन को छोड़ के काफी हद तक आपको सिमिलर मिलेगा। हालांकि ये जो बात मैं कर रहा हूं आपसे, ईओ आरओ के 15-16 के सिलेबस जो डीएलबी ने निकाला था उसके आधार पे स्टिल काफी हद तक ऐसा ही कुछ देखने को मिलने की संभावना प्रबल है। पॉपुलेशन का डेटा, हाँ इस पॉपुलेशन में एक बात कहना चाहूंगा आपसे मैं, काफी लोग मुझसे पूछे हैं, कल भी काफी लोगों ने टेक्स्ट किया कि पॉपुलेशन तो आएगा ही, आरएस प्री में भी आएगा, पर क्या हम 2021 तक के सेंसस का वेट करें या 2011 का सेंसस पढ़ें। तो आज की तारीख में साथियों 2021 का जो सेंसस है वो नहीं आया है। अब कब तक आया, कितना टाइम लगेगा, इसमें कंक्लूड फॉर्मली कोई नहीं कर सकता। तो जब आया नहीं है तो जो आपके सामने उपलब्ध है उस पर काम कीजिए ना। तो हमारे सामने अभी 2011 का डेटा है सेंसस का, उसी को आधार मान के आरएस प्री, उसी को आधार मान के ईओ एंड आरओ और इसी को आधार मान के आरएस पेस की तैयारी करनी चाहिए जब तक कि 21 वाला डेटा नहीं आता। राजस्थान की मेजर इंडस्ट्रीज कहां कहां पे है और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का स्कोप राजस्थान में कैसा है, रिक्को की बात यहां पे विशेष तौर पे की जाएगी जो हम सिलेबस में देखेंगे। तो राजस्थान की जियोग्राफी का ये पोर्शन ऑलमोस्ट कुछ माइनर चेंजेस के साथ में आएगा। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जो आप नॉर्मल हम पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत से, हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, ऑलमोस्ट वही सारी बातें, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, फेडरल स्ट्रक्चर, संविधान में जो आपके संशोधन समय समय पे हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात, इमरजेंसी के प्रोविजंस, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू आरएस मेंस प्री दोनों में आता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आरएस प्री मेंस दोनों में आता है। तो ये सारी बातें ऑलमोस्ट उसी लाइन पे है जो आरएस प्री का सिलेबस या मेंस का सिलेबस रहता है। तो आपको अलग से यहाँ पे हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आप प्री के लिए पढ़ते हैं आरएस प्री आरएस मेंस के लिए पॉलिटी में, वैसा ही कुछ यहाँ पे ईओआरओ में कवर करेंगे। हम लोग काम करेंगे, मेरे ऐप पे पूरी कोशिश रहेगी मेरी आरएस प्री को डिटेल में जो मेरा यूपीएससी का अनुभव है वो साझा करूं आपसे ईओआरओ के प्रिपरेशन के दौरान। फिर राजस्थान की पॉलिटी में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, हाई कोर्ट, आरपीएससी, उसके अलावा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, इलेक्शन चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य का सूचना आयोग, इंफॉर्मेशन कमीशन, तो ये सारी बातें, लीगल राइट एंड सिटीजन चार्टर, पब्लिक पॉलिसी, ये सब कवर होगा राजस्थान की पॉलिटी में, जो आमतौर पे हर किताब में दिया रहता है। आमतौर पर राजस्थान की हर वैकेंसी में जहां पॉलिटी का पार्ट आता है ये सेम पॉइंट्स आपको कॉमन मिलेंगे। साथियों इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमी, जिसमें कि हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, हम बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस की, सब्सिडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो हम बात करते हैं, और बजटिंग की बेसिक नॉलेज, पब्लिक फाइनेंस, नेशनल इनकम, जीडीपी और जीएनपी की इंपॉर्टेंट डेटा, जीडीपी जीएनपी के बेसिक कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग की बेसिक कंसेप्ट, और ई कॉमर्स जो आपका आरएस मेंस के अंदर भी है,
इन्फ्लेशन क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या है, कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये सब बातें जो कॉमन है वो सब मिलेगी। हालांकि पिछली बार 15-16 के सिलेबस में 5 ईयर प्लान का जिक्र था, मेरे अनुमान से ये हट जाएगा इस बार, क्योंकि ये 5 ईयर प्लान तो देखो पुरानी बात हो गई, बीते युग की बात हो गई। इसका स्थान ले लिया आपका नीति आयोग ने। तो हमें अब नीति आयोग देखने को मिलेगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है, क्योंकि ये तो हट चुका है ना 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना है, कोई औचित्य इसका नहीं है अब। इकोनॉमी के मेजर सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, उनमें जीडीपी कितनी ग्रोथ हो रही है, जीडीपी में कितना योगदान है हर सेक्टर का, क्या इश्यूज है, क्या चैलेंजेस है। उसके अलावा इकोनॉमी की बेसिक और मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं, यदि बात करें भारत की, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं। जो इकोनॉमिक सर्वे आप देखते हो, तमाम सरकार समय समय पे प्रयास कर रही है, इनिशिएटिव ले रही है। इकोनॉमी के मेजर चैलेंजेस, इन्फ्लेशन हो गया, जीडीपी की ग्रोथ को लेके हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट को लेके हो गया, पॉवर्टी को लेके हो गया, ठीक है। फिर हमारे देश में जो लिबरलाइजेशन का पीरियड आया था 1991 में, एलपीजी एरा, एलपीजी रिफॉर्म्स, वो भी यहाँ पे सिलेबस में दिया हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, और पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी, ये मुद्दे क्या, किस प्रकार की पॉवर्टी के टाइप्स क्या हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स क्या हैं, उनकी रेमेडी क्या है, और सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं क्या हैं इसके निवारण के लिए, जो आपको मिलेगा आरएस प्री में, यहाँ पर भी दिया हुआ था। और हमारे समाज की वीकर सेक्शन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं स्कीम्स के माध्यम से। वो तो करंट अफेयर में आप स्कीम जब पढ़ते हो ना, तो वैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, सारी स्कीम्स तो आपको पता होनी चाहिए, मेजर स्कीम्स, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हो। साथियों, राजस्थान की इकोनॉमी, उसमें इकोनॉमी मेजर ओवरव्यू, जो इकोनॉमिक सर्वे हम देखते हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो हम कवर करते हैं, उस इकोनॉमिक सर्वे में जितने सारे एस्पेक्ट्स हैं, जितने सारे पहलू है, वो सारी सारी बातें हर एग्जाम में कॉमन है। चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का योगदान हो, जीडीपी जीएनपी का डेटा हो, राजस्थान के जीडीपी का भारत की जीडीपी में कितना हिस्सा है, फिर ग्रोथ डेवलपमेंट प्लानिंग की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेस, राजस्थान में किस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो एक्सटर्नली एडेड है, बाहर की एजेंसी लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो बातें। राजस्थान सरकार ने हमारे जो बॉटम स्टार्टा है उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं चलाई हैं, वेलफेयर स्कीम्स, हमारे एसटी एससी बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, डिसेबल्ड पर्संस के लिए, डेस्टिट्यूट के लिए, वुमेन के लिए, चिल्ड्रन, ओल्ड एज पीपल, फार्मर्स एंड लेबर। तो फ्लैगशिप स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की, वो आपको यहाँ कवर करनी है और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से दी भी होती है। तो बंधुओं, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान का, जहां पे राजस्थान इकोनॉमी आती है, हर मर्ज की एक दवा है, इकोनॉमिक सर्वे। साइंस एंड टेक की बात अब करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो सारी बातें जो आप आरएस प्री के सिलेबस में देखते हैं, और काफी चीजें मेंस के अंदर भी, वो सब यहाँ पे कवर किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल नैनो टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट संबंधी ज्ञान, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक संबंधी बातें। फिर आपके बायोलॉजी, बायोलॉजी में बात करोगे तो ह्यूमन बॉडी, फूड एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट का इकोलॉजिकल चेंजेस जो हमने वर्ल्ड जियो में देखा, वो यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक में भी दिया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। उसके अलावा बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके प्रकार कितने हैं, बायोटेक्नोलॉजी, ये आपको मिलेगा क्लास 12 की एनसीईआरटी, क्लास 12 की एनसीईआरटी में बायोटेक्नोलॉजी, उसके टाइप्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग। फिर राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान की बात तो बनती है ना बॉस। तो राजस्थान का एग्रीकल्चर कैसा है, हॉर्टिकल्चर कैसा है, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, उसके बारे में विशेष स्पेशल बात है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी राजस्थान में क्या काम कर रहा है डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए। तो काफी हद तक नहीं, बल्कि पूरा का पूरा जो आरएस का प्री का सिलेबस है साइंस एंड टेक का, वैसा ही कुछ है। तो हम ये बात साफ साफ कह सकते हैं कि बहुत चीजें कॉमन है आरएस प्री और ईयूआरओ में, ऐसा ही कुछ सिलेबस हमको आगे भविष्य में देखने को मिलेगा।
लेकिन जो चीज इसको अलग करती है आर एस प्री से, एक तो हिंदी इंग्लिश ग्रामर हो गया, मैथ्स का हिस्सा थोड़ा सा पोर्शन हो गया, उसके अलावा पार्ट बी जिसका वेटेज 10% जिसकी वेटेज है मार्क्स में। यहाँ पे आपको चूंकि म्यूनिसिपैलिटी का एग्जाम है, नगर निगम की भर्ती है, नगर पालिका, तो वो एक्ट और वो नियम तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना। तो राजस्थान नगर पालिका का जो एक्ट है, अधिनियम है 2009 का, म्यूनिसिपैलिटी एक्ट 2009, ये बेस, ये बहुत मस्त है। फिर आपके 2015 का राजस्थान नगर पालिका भू उपयोग परिवर्तन नियम, तो रूल्स भी, खाली एक्ट नहीं, उसके बाद एक्ट बनने के बाद कुछ रूल्स भी बनते हैं, नियम बनते हैं, वो भी। तो इस चूंकि ये भर्ती आपकी 15-16 में आई थी, तो जाहिर सी बात है कि 15-16 तक जो अमेंडमेंट किए गए थे, नियम बनाए गए थे, वही सब लिखे हैं यहाँ पे, उसके बाद कवर नहीं है। लेकिन 15-16 से 2022 तक जितने भी संशोधन किए गए हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स में या नियम निकाले गए हैं, वो सारे भी अब सिलेबस का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें तो चेंज स्वाभाविक तौर पे होगा ही, ये चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चीजें हैं वो 2015 तक ही हैं, कुछ चीजों को हटाया जाएगा, नई चीजें यहाँ पे ऐड की जाएंगी। तो पार्ट बी इस एग्जाम का गेम चेंजर रहेगा, ऐसा मेरा फोरकास्ट है, क्योंकि बाकी चीजें तो अब आर एस प्री, आर एस मेंस में कहीं ना कहीं पढ़ते हैं, पर ये चीज किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ी जाती एक्सेप्ट डीएलबी रिलेटेड वैकेंसी। तो साथियों, पूरा प्रयास इस मंच के माध्यम से कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ा रहा, तमाम लेक्चर्स लिए, मैंने बहुत काम किया, अब मैं अनअकैडमी को टाटा बाय बाय कर चुका हूं। अब मैं अपने खुद के प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूं, जो कि RAS 360 मेरा ऐप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी आप RAS 360 के नाम से ही चेक करें, RAS 360 के नाम से ही आप यहाँ पे टेलीग्राम जब सर्च करेंगे तो मैं आपको दिख जाऊंगा उस पर, वो मेरा ही टेलीग्राम चैनल है, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स, कुछ PDF कोशिश करता हूँ डेली बेसिस पे शेयर करने की। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, जहां पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है RAS के मेंस के लिए, RAS के प्री के लिए। काफी साथी, अच्छे साथी जुड़े हैं यहाँ पे, जो अपने इनपुट यहाँ पे शेयर करते हैं। मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ यहाँ पे कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड वो तो ठीक है, उसके अलावा कंटेंट, करंट अफेयर की बातें हो गई, कुछ टॉपिक का कंटेंट हो गया, वो यहाँ पे शेयर करने का। आप सब जुड़े, कंस्ट्रक्टिव मैनर में इस्तेमाल करें और सफलता का मार्ग अपना प्रशस्त कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि 27 जून से RAS प्री, RAS मेंस और EORO का मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है मेरी ऐप RAS 360 पे, और साथ साथ YouTube में तो मैं काम करता ही हूं, तो YouTube में लेक्चर्स, अपडेट्स आपको प्रॉपर मिलती रहेंगी फॉर EO एंड RO एज वेल एज RAS प्री कम मेंस। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद। आखिरी बात, कंटेंट की बात हमने करी, अपडेट की बात 2 दिन पहले कर ली थी, और कुछ होगा मैं आपको बता दूंगा समय समय पे। एक सेशन लूंगा अभी 2-3 दिन बाद, जिसमें मैं आपको सिलेबस को कौन सी किताबों से कवर करना है वो बात भी करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन है, प्रिपरेशन RAS की हो, UPSC की हो, SSC की हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी हो, EORO की तैयारी हो, किसी भी तैयारी में 3 विशेष पॉइंट्स का ध्यान रखा जाना मस्ट है। वो है प्रिपरेशन, परसिस्टेंसी एंड प्रिजर्वेंस। सबसे पहला तो आपकी तैयारी, प्रिपरेशन कैसी है वो मायने रखता है। लेकिन प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं कि आपने 1 दिन 2 दिन तो बहुत पढ़ लिया, बाकी हफ्ते के 4 दिन 5 दिन आपने मौज मारी, तैयारी वापस जीरो, नील बटे सन्नाटा सा हो जाता है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन करना मस्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तैयारी के साथ में। और प्रिजर्वेंस, प्रिजर्वेंस आप एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जो हमारा RAS मेंस पेपर नंबर 2 में दिया हुआ है, वहां पढ़ते हैं हम इस बारे में। तो प्रिजर्वेंस एक बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है, जिसमें कि आप गोल ओरिएंटेड हो, आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन से काम कर रहे हो, आप RPSC के से जुड़े हो, तो इसकी भर्तियों में टाइम लगता है, थोड़ा टॉलरेट करना आना चाहिए चीजों को, कमिटमेंट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, अचीवमेंट की फीलिंग, करेज, डरना नहीं है, लगे रहना है बस ईमानदारी से। तो ये कुछ चीजें हैं जो हर एग्जाम के लिए हर टॉपर इस बात को बार बार सिग्निफाई करता है, बार बार एम्फेसिस करता है, ये आपको भी ध्यान रखनी चाहिए।
तो क्या साथियों, ये जो मैंने चर्चा करी है आपसे, 27 तारीख से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दी है। और इसके अलावा जो हम सिलेबस जो मैंने आपसे डिस्कस किया म्यूनिसिपैलिटी डीएलबी का, एक एक करके बहुत सी बातें हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैंने आपको वैकेंसी का अपडेट 2 दिन पहले दे दिया था, जून जुलाई तक 101% वैकेंसी आ जानी चाहिए। अब कोई रोड़ा उसमें नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वेट कीजिए और तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।